तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग ये चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये फ्लूइड की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो फ्लूइड का मतलब क्या है दोस्तों? द सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड एज फ्लूइड। जो फ्लो कर सकता है उसको हम फ्लूइड बोलते हैं। एग्जांपल के लिए दोस्तों देखिए, फॉर एग्जांपल लिक्विड क्या होते हैं? लिक्विड फ्लो कर सकते हैं ना, तो लिक्विड फ्लूइड होता है। और गैसेस भी फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, तो गैस भी एक दोस्तों फ्लूइड होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, इसमें फ्लूइड मतलब हम लोग क्या सीखने वाले हैं दोस्तों? लिक्विड का स्टडी करेंगे। गैसेस का स्टडी हम लोग इस चैप्टर में नहीं करेंगे। ओके, तो इस चैप्टर के लिए फ्लूइड मतलब आप लिक्विड एज्यूम कर सकते हो। तो दोस्तों ये फिजिक्स में स्टडी ऑफ फ्लूइड जो है ये दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पहला पार्ट है उसका हाइड्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और दूसरा पार्ट है दोस्तों हाइड्रोडायनेमिक्स। तो फिर दोस्तों ये हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है देखिए। तो हाइड्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है दोस्तों? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। ठीक है, हाइड्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है? ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें फ्लूइड का स्टडी किया जाता है जो फ्लूइड रेस्ट में है। ठीक है, मतलब जो फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर आएगी। तो फिर दोस्तों ये हाइड्रोडायनेमिक्स क्या हुआ? तो हाइड्रोडायनेमिक्स का मतलब है दोस्तों ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। मतलब जो फ्लूइड मोशन में है, मूव कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो वो हाइड्रोडायनेमिक के अंदर आएगी। तो दोस्तों ये स्टडी कोई भी हो, आप हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो या हाइड्रोडायनेमिक्स पढ़ रहे हो, आपको यहाँ पर एक एज्यूमशन करना है। ठीक है, ये फ्लूइड की जो है स्टडी करते हो तो आपको एक एज्यूमशन करना है यहाँ पर। ठीक है, वो एज्यूमशन क्या है देखिए, वो एज्यूमशन है दोस्तों कि आपको एज्यूम करना है कि फ्लूइड जो है वो आइडियल फ्लूइड है। ठीक है, फ्लूइड जो है वो आइडियल है, ऐसे आपको एज्यूम करना है। फ्लूइड मतलब इस चैप्टर के लिए लिक्विड बोल सकते हो आप, लिक्विड जो है वो आइडियल है, ऐसे आपको एज्यूम करना है। ठीक है, तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर ये आइडियल फ्लूइड का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों ये आइडियल फ्लूइड क्या होता है देखिए। आइडियल फ्लूइड का मतलब है कि इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। आइडियल फ्लूइड, फ्लूइड मतलब इस चैप्टर के लिए लिक्विड एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ओके, गैसेस के बारे में हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, हम लिक्विड के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आइडियल लिक्विड क्या होगा? इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल। इनकॉम्प्रेसिबल मतलब इसको हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे एयर को हम लोग कॉम्प्रेस कर सकते हैं ना, वैसे ये आइडियल लिक्विड जो होगा उसको हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। ओके, इसका मतलब क्या है? कॉम्प्रेशन करने पर डेंसिटी चेंज होती है ना, तो इनकॉम्प्रेसिबल है तो इसकी डेंसिटी क्या होगी दोस्तों? डेंसिटी क्या रहेगी इसकी? कांस्टेंट रहेगी। ये जो फ्लूइड की हम लोग स्टडी कर रहे हैं ना, उसमें हमें एज्यूम करना है कि डेंसिटी कांस्टेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड जो है वो इनकॉम्प्रेसिबल है, उसको हम लोग कॉम्प्रेस नहीं कर सकते। आइडियल फ्लूइड मतलब क्या दोस्तों? आइडियल फ्लूइड किसको एज्यूम करना है? वो फ्लूइड जो है वो नॉन विस्कस होता है। अब दोस्तों यहाँ से आगे की जो प्रॉपर्टीज़ हैं आइडियल फ्लूइड की, ठीक है, वो हमें हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ते वक्त समझनी ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी तो सबसे पहले तो हम हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे। हाइड्रोडायनामिक्स पढ़ते वक्त ये नॉन विस्कस का मतलब क्या है, स्टेडी फ्लो का मतलब क्या है, रोटेशनल फ्लो का मतलब क्या है, नो टर्बुलेंस का मतलब क्या है, बाद में हम लोग समझेंगे। सिर्फ अभी ध्यान में रखिए आइडियल फ्लूइड मतलब क्या? इट इज़ इनकॉम्प्रेसिबल, इट इज़ नॉन विस्कस। ठीक है, इट्स फ्लो इज स्टेडी, उसका फ्लो जो है वो स्टेडी होता है। इट्स फ्लो इज इरोटेशनल, फ्लो उसका इरोटेशनल होता है। इसकी सारे मतलब बाद में बताने वाला हूँ मैं, डोंट वरी। ठीक है, अब जो फ्लो होता है उस फ्लो के वक्त वहाँ पर कोई टर्बुलेंस नहीं होता है, स्टेडी फ्लो होता है। ये प्रॉपर्टीज़ आपको आइडियल फ्लूइड की ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो ही आइडियल फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़। अब बात करते हैं नॉर्मल फ्लूइड जो होता है, नॉर्मल पानी, जैसे हमारा पेट्रोल है, पानी है। ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो जनरली जो फ्लूइड होते हैं दोस्तों उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसके बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये प्रॉपर्टीज़ क्या है देखिए फ्लूइड की। सबसे पहले तो है दे कैन फ्लो, मतलब फ्लूइड फ्लो कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए दोस्तों, दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। फ्लूइड को डेफिनेट शेप नहीं होता, जैसे सॉलिड को डेफिनेट शेप होता है, ये सॉलिड है तो इसको एक डेफिनेट शेप है ना, वैसे लिक्विड को डेफिनेट शेप नहीं होता। लेकिन लिक्विड जिसके अंदर आप डालोगे, ग्लास के अंदर डाल दिया तो ग्लास का शेप ले लेगा, बॉटल के अंदर आप डालते हो तो बॉटल का शेप ले लेगा ये। सो दे कैन टेक अ शेप ऑफ अ कंटेनर इन विच इट इज स्टोर्ड। ठीक है, और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है देखिए दोस्तों, दे डू नॉट अपोज डिफॉर्मेशन लाइक सॉलिड। ठीक है, तो सॉलिड जैसे डिफॉर्मेशन को अपोज करता है वैसे लिक्विड या गैसेस डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाते हैं। दे गेट परमानेंटली डिफॉर्म मतलब शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं आपके पास देखिए यहाँ पर एक सॉलिड है। ठीक है, और इस सॉलिड को आप क्या कर रहे हो, यहाँ से प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, तो ये अपना शेप चेंज नहीं करेगा आसानी से। ठीक है, तो ये अपोज करेगा डिफॉर्मेशन को। लेकिन मान लेते हैं आपके पास देखिए एक बॉक्स के अंदर, यहाँ पर एक बॉक्स के अंदर आपके पास यहाँ पर दोस्तों लिक्विड है। ठीक है, इसके अंदर लिक्विड है और इस बॉक्स का आपने क्या किया, मान लेते हैं ये जो इसकी वॉल है ये खोल दिया आपने, तो क्या होगा? तो जब आपने ये वॉल खोल दी तो यहाँ का सारा जो लिक्विड है वो डिफॉर्म हो जाएगा, शेप चेंज हो गया ना इसका, परमानेंटली डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो लिक्विड जो होते हैं दोस्तों ये डिफॉर्मेशन को अपोज नहीं करते, फ्लूइड बोल सकते हो आप यहाँ पर, जैसे कि सॉलिड करते हैं। तो ये उनकी तीसरी प्रॉपर्टी हुई। तो यहाँ पे दोस्तों ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट जो है ये खत्म होता है। अब दोस्तों हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये हाइड्रोस्टैटिक्स क्या होता है? ये होती है स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब जो फ्लूइड रेस्ट में है उसकी अगर आप स्टडी कर रहे हो तो आप हाइड्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हो। ठीक है,
तो दोस्तों इस हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर सबसे पहले हमें यहाँ पर पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब ऐसा फ्लूइड जो रेस्ट में है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पर हमें पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है दोस्तों प्रेशर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पर प्रेशर क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं उसकी डेफिनेशन। तो ये प्रेशर क्या होता है, देखिए दोस्तों, इट इज़ परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, मतलब सपोज दोस्तों आपके देखिए यहाँ पर आपके पास एक लिक्विड है जो रेस्ट में है, मान लेते हैं देखिए ये एक लिक्विड है, ठीक है, जो रेस्ट में है। अब दोस्तों इस लिक्विड के अंदर आप कोई भी एक हॉरिजॉन्टल सरफेस आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो। मान लेते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है। ठीक है, तो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर का जो लिक्विड होगा ना, ये पूरा सारा जो लिक्विड है, ये लिक्विड जो है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगा ना, मतलब इसका वेट एक्ट होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो वो जितना वेट होगा, वेट मतलब ये होता है फोर्स। ठीक है, तो जितना वेट होगा डिवाइडेड बाय दिस एरिया, वेट अपॉन एरिया इज कॉल्ड एज प्रेशर। तो ये जो एरिया है, इस एरिया के ऊपर जितना भी लिक्विड प्रेजेंट है, वो लिक्विड इस एरिया के ऊपर जितना फोर्स अप्लाई कर रहा है, फोर्स मतलब वेट अप्लाई कर रहा है, ठीक है, वो वेट अपॉन उसका एरिया मतलब उस सरफेस के ऊपर एक्ट होने वाला प्रेशर। ठीक है, तो दोस्तों प्रेशर का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, प्रेशर का फॉर्मूला है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया। ऑलरेडी क्लास 11 में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ओके, तो फिर दोस्तों इसका यूनिट क्या हुआ, प्रेशर का यूनिट क्या हुआ। यूनिट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला देखते हैं हम लोग। फॉर्मूले के अंदर फोर्स है, एरिया है, तो फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लास 11 में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेशर का यूनिट आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख सकते हो या पास्कल लिख सकते हो। ओके, एक और यूनिट दोस्तों प्रेशर का जो कि है बार, गैसेस का जो प्रेशर है वो बार में मेजर करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, तो ये 1 बार इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक और यूनिट है दोस्तों प्रेशर का जो कि है टॉर। जनरली जो वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब निगेटिव प्रेशर जो है वो हम लोग टॉर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों प्रेशर मतलब क्या, ये तो हमें समझ में आ गया है। अब बात करते हैं इसके डायमेंशंस के बारे में। तो ये प्रेशर के डायमेंशंस क्या होंगे, तो डायमेंशंस निकालने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। फॉर्मूला क्या है, फोर्स अपॉन एरिया है। ठीक है, फोर्स मतलब फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अगर न्यूटन के डायमेंशंस आपको याद है तो ठीक है, अगर न्यूटन के डायमेंशंस याद नहीं है तो न्यूटन बराबर क्या होता है ये पता होना जरूरी है। फोर्स मतलब क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन मतलब क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग पुट कर सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, और डिवाइडेड बाय यहाँ पर होगा ये मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर चला जाएगा डिनोमिनेटर में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए केजी नीचे बचेगा मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके, यहाँ से आप लोग जो प्रेशर है उसका डायमेंशन लिख सकते हो। प्रेशर का डायमेंशन क्या है दोस्तों, एल एम टी। लेंथ की पावर क्या होगी दोस्तों, यहाँ पर लेंथ डिनोमिनेटर में तो L⁻⁻1 होगा, मास की पावर न्यूमरेटर में तो M⁻1 होगा, और टाइम की पावर यहाँ पर 2 है डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर T⁻2 होगा। तो ये डायमेंशन है दोस्तों प्रेशर का। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, प्रेशर जो है ये आपको एज्यूम करना है ये स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी आपको एज्यूम, मतलब इसको प्रेशर को एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, 20, 30, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है प्रेशर के केस पे। ठीक है, दोस्तों पहली प्रॉपर्टी हमने देखी फ्लूइड एट रेस्ट के बारे में। बात करते हैं दूसरे प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, क्या है देखिए वो, तो दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें स्टडी करनी है दोस्तों, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी हम लोग रो लेटर से दिखाते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले डेंसिटी की डेफिनेशन क्या है देखिए, तो डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, इट इज़ द रेशियो ऑफ मास टू द वॉल्यूम। ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मास अपॉन वॉल्यूम। तो फिर दोस्तों ये डेंसिटी का यूनिट क्या हुआ, मास जैसे कि हम लोग केजी में मेजर करते हैं और वॉल्यूम हम लोग मीटर क्यूब में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हुआ। ओके, तो डायमेंशंस क्या होंगे दोस्तों इसके, डायमेंशंस क्या होंगे देखिए, डायमेंशंस इज इक्वल टू LMT के फॉर्मेट में लिखना है आपको। L⁻² क्या होगा, -3 होगा डिनोमिनेटर में इसके लिए। M⁻² क्या होगा, kg⁻1 है तो M⁻1 होगा, और टाइम इसके अंदर है ही नहीं तो T⁻0 हो जाएगा। ठीक है, एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है दोस्तों कि डेंसिटी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये दो कंसेप्ट अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको अगला जो कंसेप्ट है वो समझ में आ जाए। अगला कंसेप्ट हमको पढ़ना है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम इस कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ये कंसेप्ट क्या है दोस्तों, देखिए मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। तो सपोज दोस्तों आपके पास एक कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं एक लिक्विड है। ओके, अब दोस्तों इस लिक्विड का जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर यहाँ पर कितना प्रेशर होगा, जैसे कि आपको पता है यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर प्रेशर जो है वो कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, लेकिन जैसे जैसे आप लिक्विड के अंदर जाओगे दोस्तों वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये प्रेशर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये जो लिक्विड है, इस लिक्विड की वजह से ये प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इस फ्री सरफेस से मान लेते हैं h इतनी डेप्थ पर, ये h इतनी डेप्थ पर यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, ओके, यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, और ये प्रेशर क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इस लिक्विड की वजह से हो रहा है। इस लिक्विड को बोलते हैं लिक्विड कॉलम। ठीक है, तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ पर कितना प्रेशर होगा वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो इस लिक्विड की वजह से दोस्तों इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा ना, वो प्रेशर होगा ρ × G × H।
ठीक है। इस लिक्विड के वजह से यहाँ पर इतना प्रेशर होगा, P इज इक्वल टू कितना होगा, रो इंटू जी इंटू एच। रो मतलब इस लिक्विड की डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, और एच मतलब क्या दोस्तों, जितनी डेप्थ पर आपको, इतनी डेप्थ, वो डेप्थ की वैल्यू, ठीक है। तो दोस्तों इस लिक्विड कॉलम के वजह से इस पॉइंट पर इतना प्रेशर बन रहा है, तो इसका प्रूफ क्या है उसके बारे में अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए दोस्तों देखिए, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग यहाँ पर जो है, यहाँ पर हम लोग एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करेंगे जिसका एरिया ए है, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एरिया ए है इसका, ठीक है, और जिसकी हाइट है एच, ओके। हम लोग ये एक इमेजिनरी सिलेंडर कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब दोस्तों इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर भी वही लिक्विड है, ठीक है, ओके। तो ये लिक्विड दोस्तों इस एरिया के ऊपर, ये एरिया एज्यूम करते हैं हम लोग, देखिए ये जो एरिया है, ये एरिया ए एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो ये लिक्विड इस एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा, कितना फोर्स, जितना उसका वेट है, ठीक है। मतलब इस लिक्विड का वेट इस एरिया के ऊपर एक्ट हो रहा है, तो इस एरिया के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है दोस्तों, इस एरिया के ऊपर प्रेशर एक्ट हो रहा है, इस लिक्विड का वेट डिवाइडेड बाई ये एरिया, ठीक है। अब जैसे कि हमें पता है दोस्तों वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी होता है, तो यहाँ पे हम लोग एम इंटू जी पुट कर सकते हैं, एरिया वैसे कि वैसा रहेगा, ठीक है। अब जैसे डेंसिटी क्या होती है दोस्तों, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। देयरफॉर मास इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो यहाँ पे मास की जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम पुट करेंगे, जी वैसे कि वैसा रहेगा और एरिया वैसे कि वैसा रहेगा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर के अंदर जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट होता है ना, ठीक है। ये सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया, ये एरिया इंटू ये हाइट। तो वॉल्यूम की जगह पर हम लोग क्या पुट कर सकते हैं दोस्तों, एरिया इंटू हाइट पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों रो ए एच जी आ जाएगा और नीचे ए बचेगा, ठीक है। तो ये एरिया से एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों आपको जो फॉर्मूला मिलेगा प्रेशर का वो क्या होगा, रो इंटू एच इंटू जी, ठीक है, ओके। इसका मतलब क्या है कि ये एरिया के ऊपर कितना प्रेशर एक्ट हो रहा है दोस्तों, रो इंटू एच इंटू जी, इतना प्रेशर एक्ट हो रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रेशर के फॉर्मूले के अंदर एरिया नहीं, एरिया यहाँ पर गायब हो चुका है, ठीक है। तो अगर ये सिलेंडर का एरिया आपने इतना भी कंसीडर किया हुआ होता, मान लेते हैं आपने ये एरिया कंसीडर किया हुआ होता, ठीक है, तो भी आपको यही फॉर्मूला मिलता। अगर आपने ये एरिया कंसीडर किया हुआ होता तो भी आपको क्या होता, यही फॉर्मूला मिला होता, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा का पूरा जो सर्फेस है, एच हाइट के ऊपर, एच डेप्थ के ऊपर जो भी सर्फेस है, उस सर्फेस पर कितना प्रेशर होगा, रो इंटू एच इंटू जी। मतलब इसके हर एक पॉइंट पर, इस सर्फेस के हर एक पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा, रो इंटू एच इंटू जी होगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक बार दोस्तों ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया, इसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए। तो एग्जांपल क्या है देखिए दोस्तों, फाइंड प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम एट डेप्थ ऑफ 10 मीटर इन वाटर इफ डेंसिटी इज इक्वल टू 1000 एंड जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, यहाँ पर पानी है जिसकी डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, ठीक है, और यहाँ पर जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एज्यूम करना है, ठीक है। और फ्री सर्फेस से डेप्थ 10 मीटर की डेप्थ पर आपको यहाँ पर कितना प्रेशर होगा इस लिक्विड कॉलम की वजह से, वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस लिक्विड कॉलम की वजह से कितना प्रेशर होगा, उसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमें फॉर्मूला पता है, इस लिक्विड कॉलम की वजह से जो प्रेशर होगा वो प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1000, जी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 10, और एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर डेप्थ कितनी है 10, तो यहाँ पर दोस्तों 1000 इंटू 10 इंटू 10 कितना होगा, 1 लाख हो जाएगा। प्रेशर का यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप पास्कल भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों इस लिक्विड कॉलम की वजह से यहाँ पर जो प्रेशर होगा वो कितना होगा, 1 लाख पास्कल होगा, ठीक है। अब दोस्तों और दो चीज़ें आपको यहाँ पर नोट करनी है, वो क्या देखिए, जिसमें से पहली चीज़ क्या है देखिए, तो ये पहली चीज़ क्या है देखिए, प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया ऑफ इमेजिनरी सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये प्रेशर निकालने के लिए, यहाँ का प्रेशर निकालने के लिए आपने जो इमेजिनरी सिलेंडर यहाँ पर कंसिडर किया था, ठीक है, उसके एरिया पे प्रेशर की वैल्यू डिपेंड नहीं करती, एरिया कैंसिल हो जाता है ना, ठीक है। तो ये सिलेंडर का एरिया कोई भी अगर चूज करते हो तो प्रेशर की वैल्यू उतनी आएगी। ये है दोस्तों इस पहले पॉइंट का मतलब। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा पॉइंट आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है देखिए। तो दूसरा पॉइंट है प्रेशर ऑल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ अ कंटेनर, ठीक है। तो प्रेशर जो है कंटेनर के शेप पे भी नहीं डिपेंड करता। मतलब क्या है इसका, कि सपोज दोस्तों आपके पास एक कंटेनर है, मान लेते हैं उसका शेप ऐसा है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर आपके पास उससे थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, और तीसरा कंटेनर मान लेते हैं आपके पास बहुत बड़ा है। अब तीनों कंटेनर के अंदर मान लेते हैं सेम लिक्विड है। अब ये जो तीनों कंटेनर है इसके अंदर सेम लिक्विड है, एज्यूम करते हैं सेम लिक्विड, मतलब यहाँ की डेंसिटी सेम होगी, यहाँ की डेंसिटी और यहाँ की डेंसिटी सेम होगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, मान लेते हैं ये फ्री सर्फेस से एच इतनी डेप्थ पर आपको इस पॉइंट का प्रेशर पता करना है। फिर दोस्तों आपको उसी लेवल पे देखिए इस पॉइंट का प्रेशर पता करना है, और उसी लेवल पे दोस्तों देखिए आपको इस पॉइंट का प्रेशर पता करना है, ठीक है। तो दोस्तों इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा, इस पॉइंट का प्रेशर, जैसे कि हमें फॉर्मूला पता है प्रेशर का, फॉर्मूला क्या है, रो इंटू जी इंटू एच। तो रो मान लेते हैं डेंसिटी है इसकी, एच मतलब ये डेप्थ, और जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, ठीक है। तो ये पॉइंट नंबर 1 का जो प्रेशर है वो इतना होगा। अब दोस्तों ये पॉइंट नंबर 2 जो है इसका प्रेशर कितना होगा, P2 कितना होगा देखिए, डेंसिटी कितनी है, सेम है, रो, जी की वैल्यू सेम है, और एच की वैल्यू भी क्या है, सेम है, सेम डेप्थ पर है ना ये, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर भी उतना ही होगा। ये पॉइंट नंबर 3 का प्रेशर क्या होगा दोस्तों, P3, डेंसिटी सेम है तीनों की, सो रो, जी की वैल्यू सेम है, तो जी इंटू डेप्थ भी सेम है, ठीक है। तो कंटेनर का शेप कोई भी हो दोस्तों, ठीक है,
अगर लिक्विड सेम है उसके अंदर तो सेम डेप्थ पे प्रेशर जो है वो सेम रहेगा, ठीक है। तो प्रेशर अल्सो डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर, कंटेनर का शेप कोई भी हो, ठीक है। अगर लिक्विड सेम है तो जो प्रेशर है किसी एक पर्टिकुलर डेप्थ पे वो सेम रहेगा, ये यहाँ पर आपको समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट खत्म होता है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर और एब्सोल्यूट प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, देखिए जो एयर प्रेजेंट है हमारे अर्थ के अराउंड, ठीक है, एयर को हम एटमॉस्फेयर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर प्रेजेंट है इस एयर को होता है वेट, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और इस एयर के वेट के वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं। तो सपोज दोस्तों मान लेते हैं ये अर्थ है हमारी, और ये अर्थ के अराउंड देखिए मान लेते हैं ये एटमॉस्फेयर है, मतलब यहाँ पे एयर प्रेजेंट है, ठीक है। ओके, तो ये एयर प्रेजेंट है। तो दोस्तों ये जो एयर है इस एयर को वजन होता है ना, ठीक है। दिस एयर हैज़ वेट, दिस एयर हैज़ वेट, और इस वेट के वजह से जो प्रेशर यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है। देखिए इसको समझने के लिए और अच्छे से मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि अर्थ का ये जो सरफेस है यहाँ पर किसके वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक सिलेंडर बनाता हूँ, एक इमेजिनरी सिलेंडर बनाता हूँ। ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है, ठीक है। ओके, तो इसका जो एरिया है ये एरिया मान लेते हैं यहाँ पर ए है, ठीक है। तो अब दोस्तों इस सिलेंडर के अंदर जो एयर है, इस सिलेंडर के अंदर जो एयर है इसका वेट कहाँ पे एक्ट होगा, इसका वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा ना, ये वेट नीचे की तरफ एक्ट होगा। वेट मतलब ये होता है दोस्तों फोर्स, ठीक है। तो ये जो एरिया ए है इस एरिया पे एफ इतना फोर्स लग रहा है, एफ इतना मतलब डब्ल्यू इतना फोर्स लग रहा है, ठीक है। ओके, तो इस एयर के वेट की वजह से यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होगा उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, प्रेशर का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा दोस्तों, ये एयर का वेट अपॉन ये एरिया, ठीक है। अब दोस्तों ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो वैल्यू है वो मेजर की गई है, साइंटिस्ट लोगों ने मेजर किया है उसको, ठीक है। और वो कितनी है, एट सी लेवल, सी लेवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू इसकी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। सी लेवल का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर देखिए ये मान लेते हैं समंदर है, ठीक है। और ये समंदर के नीचे की ज़मीन है मान लेते हैं ऐसे ही, ठीक है। और ये बीच है, बीच के बाद मान लेते हैं ये माउंटेन ऐसे स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये जो पानी की लेवल है इसको बोलते हैं सी लेवल, ओके। और इस सी लेवल पे इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी, इस सरफेस के ऊपर, ये पानी का जो सरफेस है इसके ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी इसके वेट के वजह से यहाँ पे जो प्रेशर डेवलप होता है उसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और ये सी लेवल पे इसीलिए इसको सी लेवल का एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। और सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसी को दोस्तों नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, इसी को नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है। एक और बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट लेटर से दिखाया जाता है, ठीक है। इसको पी एटमॉस्फेरिक ऐसे भी बोल सकते हो और इसको पी नॉट भी बोल सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक में इसको पी नॉट लेटर से दिखाया जाता है। अब एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी, मतलब सी लेवल से आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू है वो कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे, यहाँ से आप सी लेवल से ऊपर जाओगे, ठीक है। तो इसके ऊपर की जो एयर है उसका अमाउंट कम होगा ना, तो वेट कम होगा, वेट कम होगा तो प्रेशर भी कम होगा, ठीक है। मतलब जैसे जैसे आप सी लेवल से ऊपर जाओगे एयर जो है, एयर का अमाउंट कम होता जाएगा, एयर का अमाउंट कम होता जाएगा तो उसका जो वेट है वो भी कम होता जाएगा, और वेट कम होता जाएगा तो प्रेशर की वैल्यू भी कम होती जाएगी। तो इसी को सिंपल लैंग्वेज में कि हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एज हाइट इंक्रीजेस, मतलब यहाँ से हाइट अगर इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो इसके वजह से क्या होगा दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी एटमॉस्फेरिक, या फिर आप पी नॉट भी बोल सकते हो, पी नॉट डिक्रीजेस, ठीक है। अब दोस्तों ये सी लेवल का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर साइंटिस्ट लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। इसके लिए उन्होंने ये हाइट जो कंसीडर की है ना, यहाँ पर ये हाइट कंसीडर की है 8 किलोमीटर तक की, क्योंकि ये दोस्तों क्या है कि हार्डली 8 किलोमीटर के बाद हार्डली कोई एयर यहाँ पर प्रेजेंट होगी, उसकी डेंसिटी बहुत ही कम होगी, ठीक है। मतलब 8 किलोमीटर तक ही एयर डेंस फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एयर है, लेकिन 8 किलोमीटर के बाद हार्डली दोस्तों यहाँ पर कोई एयर प्रेजेंट है, बहुत ही उसकी डेंसिटी कम है, तो उसका जो वेट है वो निग्लिजिबल होगा। इसीलिए दोस्तों इस प्रेशर को कैलकुलेट करने के लिए जो हाइट साइंटिस्ट लोगों ने यहाँ पर कंसिडर की है वो है 8 किलोमीटर, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये उस हर चीज़ के ऊपर लगेगा जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे कि ये पेन, ये पेपर, ये टेबल, ठीक है, कुत्ता, बिल्ली, इंसान, कार, हर एक चीज़ के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। जैसे कि मान लेते हैं ये अर्थ का सरफेस है और अर्थ के सरफेस पर कोई एक कार है, ठीक है, तो इस कार के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, हर एक डायरेक्शन में, हर एक तरफ से ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर कोई इंसान प्रेजेंट है,
तो यहाँ पे भी दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा, हर एक डायरेक्शन में एक्ट होगा। यहाँ पर कोई बॉटल प्रेजेंट है, ठीक है, तो इस बॉटल के ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट होगा हर एक डायरेक्शन में। यहाँ पर एक पॉट है, मान लेते हैं ये एक पॉट है, और इस पॉट के अंदर दोस्तों मान लेते हैं पानी है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये पानी के ऊपर भी जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर प्रेशर के बारे में बात की, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की। तो अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर वैक्यूम के बारे में। तो दोस्तों ये वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम हम किसको कहते हैं? तो अगर देखिए डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले, इफ प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इट इज कॉल्ड एज वैक्यूम। मतलब अगर प्रेशर दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है तो उसको हम जनरली वैक्यूम बोलते हैं, ठीक है, या फिर उसको निगेटिव प्रेशर भी बोला जाता है। निगेटिव प्रेशर, वैक्यूम का मतलब निगेटिव प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस वैक्यूम को समझने के लिए हम यहाँ पर दोस्तों देखिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज दोस्तों आपके पास एक बॉटल है, मान लेते हैं ये देखिए यहाँ पर एक बॉटल है जिसका ढक्कन जो है वो खुला हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं इसका ढक्कन खुला हुआ है, तो इसके अंदर एयर होगी ना प्रेजेंट, तो यहाँ पर भी एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एयर प्रेजेंट है, यहाँ पर भी एयर प्रेजेंट है। मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, ऐसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। और अंदर भी क्योंकि दोस्तों एयर प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। अब अगर दोस्तों ये जो बॉटल है, इस बॉटल के अंदर की एयर आप अगर निकालते हो, सक करके निकालते हो, मान लेते हो इसके अंदर की जो एयर है आप सक करके बाहर निकालते हो, प्लास्टिक की बॉटल है, तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि ये बॉटल क्रश हो जाती है, ठीक है। तो ये बॉटल क्रश क्यों होती है? देखिए दोस्तों, ये जो बॉटल है पहले तो इसके अंदर एयर प्रेजेंट थी, इसीलिए अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर बराबर था। बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। और जब तक अंदर एयर प्रेजेंट थी तब तक तो यहाँ पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, इस वजह से ये जो बॉटल है वैसे ही रही थी, ठीक है। लेकिन जब आपने यहाँ पे एयर निकाली बाहर दोस्तों, तो यहाँ की एयर बाहर निकलने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर है वो ड्रॉप हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया, मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे दोस्तों प्रेशर ड्रॉप होने की वजह से ये प्रेशर अब ज़्यादा है ना, तो इस प्रेशर की वजह से क्या होगा, ये बॉटल क्रश हो जाएगी, ठीक है। ये प्रेशर ज़्यादा हो गया, अंदर का प्रेशर कम हो गया, तो बॉटल जो है वो क्रश हो जाएगी, ठीक है। तो अंदर वैक्यूम जनरेट होने की वजह से दोस्तों यहाँ पर जो है ये बॉटल क्रश हो गई है। तो यहाँ से दोस्तों ये वैक्यूम का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब ये होता है दोस्तों यहाँ पर वैक्यूम, मतलब रिलेटिव वैक्यूम बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। सिंपल वैक्यूम बोलना है इसको, लेकिन एक और कंसेप्ट होता है दोस्तों वैक्यूम का, वो है एब्सोल्यूट वैक्यूम, ठीक है। दोस्तों ये एब्सोल्यूट वैक्यूम क्या होता है? अगर इस बॉटल के अंदर कोई एक मॉलिक्यूल भी, एटम या मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम एब्सोल्यूट वैक्यूम बोलेंगे। तब ये बॉटल पूरी तरह से ऐसे मतलब क्या हो जाएगी, देखिए फ्लैट हो जाएगी पूरे, ये मतलब ये एक पेज जैसी हो जाएगी, पेपर जैसी, ठीक है। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैक्यूम जो है जनरेट करना पॉसिबल नहीं है दोस्तों। ये जो है इसको हम सिंपली वैक्यूम बोलेंगे। और एब्सोल्यूट वैक्यूम का मतलब क्या है कि अगर एक एटम है या एक मॉलिक्यूल भी उसमें प्रेजेंट नहीं है तो उसको एब्सोल्यूट वैक्यूम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे स्पेस में अगर अर्थ से बहुत दूर जा रहे हो आप, तो वहाँ पे कोई एटम मॉलिक्यूल कोई प्रेजेंट नहीं है, एयर प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम एब्सोल्यूट वैक्यूम बोलते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में बात की, वैक्यूम के बारे में बात की और एब्सोल्यूट वैक्यूम के बारे में बात की, ठीक है। यहाँ पे ये कंसेप्ट खत्म होता है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इसका अगला कंसेप्ट। तो दोस्तों हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है ये सीख लिया है। अब बात करते हैं दोस्तों एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है और गेज प्रेशर क्या होता है इसके बारे में, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या रिलेशन है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर है दोस्तों, ये एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब होता है टोटल प्रेशर, ठीक है। तो इसको आसान भाषा में आप टोटल प्रेशर भी बोल सकते हो, ठीक है, टोटल प्रेशर भी बोल सकते हो। तो अब देखते हैं दोस्तों ये एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या रिलेशन है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है दोस्तों, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, ये फॉर्मूला है। एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, प्लस गेज प्रेशर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है ताकि आप इस कंसेप्ट के ऊपर एग्जांपल सॉल्व कर सको। एब्सोल्यूट प्रेशर हम ऐसे दिखाते हैं पी एब्सोल्यूट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम पी नॉट लेटर से दिखाते हैं और गेज प्रेशर हम लोग ऐसे दिखाते हैं पी गेज, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है। तो दोस्तों ये फॉर्मूले को अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं दोस्तों, देखिए एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर मान लेते हैं एक लिक्विड है, वाटर है या कोई दूसरा लिक्विड है, ठीक है, ओके। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कौन सा प्रेशर होगा, इस पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये हमें पता है। लेकिन जैसे जैसे अंदर जाओगे दोस्तों, आप देखिए इस पानी के अंदर जाओगे, लिक्विड के अंदर जाओगे, तो प्रेशर थोड़ा सा बढ़ेगा ना, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो रहेगा लेकिन और इस लिक्विड कॉलम की वजह से और थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ओके। और ये कितना प्रेशर बढ़ता है यहाँ पर, उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर की जो वैल्यू होती है, जितना प्रेशर ऊपर बढ़ेगा ना, उसको गेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों ये फॉर्मूले का यूज़ करके मान लेते हैं इस पॉइंट का आपको टोटल प्रेशर निकालना है, मतलब इस पॉइंट का आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। तो इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा दोस्तों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर
प्लस ये लिक्विड कॉलम की वजह से होने वाला प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ठीक है। और ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम को ही हम लोग गेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम जो है दोस्तों, इसी को हम गेज प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। और ये प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकालने का फॉर्मूला लास्ट वीडियो में हम देख चुके हैं। मान लेते हैं ये अगर हाइट है h, ठीक है, ओके, और इस पानी की डेंसिटी अगर रो है, तो प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम की वैल्यू क्या होती है? ये वैल्यू होती है दोस्तों रो इंटू जी इंटू एच। ये ऑलरेडी लास्ट वीडियो हम देख चुके हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर होगा दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस यहाँ का गेज प्रेशर, मतलब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, मतलब कि रो इंटू जी इंटू एच, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों। मान लेते हैं, देखिए ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लेते हैं ये लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली कौन सा प्रेशर होगा? यहाँ पे तो ऑब्वियसली दोस्तों एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। लेकिन इस पॉइंट पे प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो एग्जाम में अगर इस पॉइंट का आपको पूछते हैं, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पूछते हैं, अगर आपको प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ये अगर पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको रो इंटू जी इंटू एच ये फॉर्मूला यूज़ करना है। रो मतलब इसकी डेंसिटी, एच मतलब ये वैल्यू, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट का अगर दोस्तों आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछते हैं, इस पॉइंट का अगर आपको एब्सोल्यूट प्रेशर पूछते हैं, ठीक है, तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये जो है प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम मतलब कि गेज प्रेशर, ये आपको ऐड करना होगा, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट का अगर गेज प्रेशर पूछते हैं या प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम पूछते हैं, तो सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। और अगर इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर पूछते हैं, मतलब टोटल प्रेशर पूछते हैं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस दिस प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम मतलब कि गेज प्रेशर, ये फॉर्मूला होगा। इसको बहुत अच्छे से समझिए। अब दोस्तों ये एब्सोल्यूट प्रेशर का फॉर्मूला, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस गेज प्रेशर, मतलब कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसका प्रूफ भी आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। तो दोस्तों वो प्रूफ समझने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक और कंसेप्ट हमें यहाँ पर समझना होगा। तो अभी जो हमने पढ़ा दोस्तों, उसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हमने अभी क्या पढ़ा, देखिए, तो हमने अभी यहाँ पर पढ़ा कि इस पॉइंट का प्रेशर क्या होता है, इस पॉइंट का प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम P0 लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से H इतनी डेप्थ पे अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होता है? इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर होता है, देखिए यहाँ पर ये P0 प्लस रो जी एच, ये होता है ना। रो मतलब क्या? इस लिक्विड की डेंसिटी, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, एच मतलब ये कितने डेप्थ पर है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों अगर नीचे जाएगा, ये यहाँ से आप नीचे जाओगे, ठीक है, तो प्रेशर बढ़ेगा ना, इसीलिए यहाँ पर प्लस साइन आया हुआ है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों कि सपोज आपको इस पॉइंट का प्रेशर निकालना है, जो यहाँ से डी इतनी हाइट पर है, मान लेते हैं डी इतनी हाइट पर, तो इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर आपको निकालना है। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो क्या होता है दोस्तों, प्रेशर क्या हो जाता है? प्रेशर कम हो जाता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला यूज़ करना होगा? फॉर्मूला ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। सिर्फ आपको यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए ये P0 प्लस की जगह पर आपको लेना है माइनस, ठीक है, ओके। और यहाँ पर क्या होगा, ये रो, यहाँ पर ये कितनी हाइट है, डी है, डी इंटू जी, मतलब यहाँ पर रो एच जी था ना, यहाँ पर रो डी जी हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। एक और चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है कि आप अगर यहाँ का प्रेशर निकाल रहे हो एब्सोल्यूट प्रेशर, तो जो डेंसिटी आप लेते हो, तो ये लिक्विड की डेंसिटी है, ये लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लिक्विड की डेंसिटी है। लेकिन आप इस पॉइंट का प्रेशर निकाल रहे हो दोस्तों एब्सोल्यूट, जो P0 माइनस रो डी जी है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है ना, ये डेंसिटी यहाँ के मीडियम की है। तो यहाँ पे अगर एयर है तो ये डेंसिटी एयर की है। इतना पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मतलब अगर आपको ऊपर का प्रेशर निकालना है तो P0 माइनस रो डी जी, डेंसिटी इस एयर की, और अगर आपको नीचे का निकालना है यहाँ का प्रेशर, तो P0 प्लस रो जी एच, मतलब ये डेंसिटी लिक्विड की होगी। ये दो फॉर्मूले आप याद रखिए। अब दोस्तों ये जो कंसेप्ट हमने यहाँ पर पढ़ा है, इस कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसी कंसेप्ट के ऊपर एक एग्जाम्पल है, एक्सरसाइज के अंदर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। तो सबसे पहले तो दोस्तों एग्जाम्पल रीड करिए। एग्जाम्पल कह रही है, फाइंड द प्रेशर 200 मीटर बिलो द सर्फेस ऑफ द ओशियन इफ प्रेशर ऑन द फ्री सर्फेस ऑफ द लिक्विड इज 1 एटमॉस्फेयर एंड डेंसिटी ऑफ द सी वाटर इज 1060 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए ये जो फ्री सर्फेस है, समुद्र का फ्री सर्फेस है, इसके नीचे 200 मीटर, ठीक है, इसके नीचे देखिए 200 मीटर, इस पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है। और एग्जाम्पल में दोस्तों प्रेशर का मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना चाहिए था उन्होंने, अब थोड़ा करेक्ट करिए इसको, एब्सोल्यूट प्रेशर पूछा गया है, ठीक है, ऐसा देना चाहिए था उन्होंने कि एब्सोल्यूट प्रेशर कितना है, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के लिए दोस्तों हमें एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है। ये एच की वैल्यू कितनी प्रोवाइड की गई है दोस्तों, एच की वैल्यू 200 मीटर प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और डेंसिटी, ये समुद्र का जो पानी है इसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1060 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, ओके।
और यहाँ का ये सरफेस जो है यहाँ का दोस्तों प्रेशर कितना है, ये प्रेशर जो है यहाँ का ये 1 एटमॉस्फेयर है। अब दोस्तों 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता कितना है ये आपको याद करना है। अगर एग्जाम में दिया जाएगा तो ठीक, अगर नहीं दिया जाएगा तो आपको ये याद करना होगा। तो इसकी वैल्यू होती है दोस्तों 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पी नॉट की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड की गई है दोस्तों, कितनी है 1.01 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली अगर इस पॉइंट का एब्सोल्यूट प्रेशर दोस्तों आपको निकालना है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है दोस्तों, ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको। ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। ठीक है, अब जी की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइड नहीं की गई है दोस्तों, इसलिए जी की वैल्यू हम लोग एज्यूम करते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब सिंपली दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर पी नॉट की वैल्यू ऐड करनी है 1.01 इंटू 10⁵ प्लस डेंसिटी कितनी है 1060 इंटू जी की वैल्यू 9.8 और एच की वैल्यू कितनी दोस्तों 200। ठीक है, अब इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको ये मिलेगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर 20.77 इंटू 10⁵ मिलेगा और यहाँ पे ये 1.01 इंटू 10⁵। तो 10⁵ अगर आप कॉमन लेते हो तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। और फाइनल आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू 21.78 इंटू 10⁵। ठीक है, और यूनिट क्या होगा, प्रेशर का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर होगा दोस्तों। यहाँ पे प्रेशर के बारे में एक देखिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों एक फिगर है, ये फिगर में 3 कंटेनर्स हैं, ये पहला कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है और यहाँ पे ये तीसरा कंटेनर है। ठीक है, ओके, और इसके अंदर सेम ऑयल है। अब दोस्तों इसके अंदर अगर सेम ऑयल होगा तो तीनों की डेंसिटी सेम होगी ना, इसकी डेंसिटी भी सेम होगी, इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम होगी। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हाउ विल द प्रेशर्स एट द रेफरेंस लाइन कंपेयर। मतलब ये देखिए, ये जो रेफरेंस लाइन है, ये रेफरेंस लाइन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन ये एज्यूम करते हैं कि ये रेफरेंस लाइन है। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स के प्रेशर के बारे में आप क्या बोलोगे। तो दोस्तों ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे 1, इसको बोलेंगे 2, इसको बोलेंगे 3। ठीक है, तो P1 कितना होगा दोस्तों, प्रेशर एट पॉइंट 1 कितना होगा, जैसे कि हमें पता है दोस्तों प्रेशर कितना होता है इस पॉइंट पे, रो डेंसिटी इंटू जी इंटू ये फ्री सरफेस, इसकी हाइट कितनी है नीचे, डेप्थ कितनी है h है। ठीक है, तो रो जी एच, तो इस पॉइंट का प्रेशर कितना होगा रो जी एच। इस पॉइंट का प्रेशर भी उतना ही होगा, देखिए डेंसिटी रो है, जी की वैल्यू वही रहेगी, और डेप्थ फ्री सरफेस से डेप्थ कितनी है, देखिए फ्री सरफेस से जो डेप्थ है उसकी वो h ही है ना। ठीक है, तो यहाँ का प्रेशर भी उतना ही रहेगा और इस पॉइंट का प्रेशर भी उतना ही रहेगा दोस्तों, रो जी एच। तो इसीलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो प्रेशर है, तीनों प्रेशर इक्वल होंगे। जैसे कि ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर इस कंटेनर के शेप पे बिल्कुल ही डिपेंड नहीं करता। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए एक मजेदार कंसेप्ट के बारे में, जो कि है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास मतलब क्या, कि लगता कुछ और है हमें लेकिन होता कुछ और है। ठीक है, तो ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों ये हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स को समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों मैं एक कंटेनर की डायग्राम बनाता हूँ। तो सपोज दोस्तों आपके पास इस टाइप का एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मान लेते हैं आपने पानी डाल दिया। ठीक है, तो पानी क्या होगा, यहाँ से फ्लो होगा और हर एक पार्ट में ये पानी चला जाएगा। ठीक है, तो ये पानी देखिए कुछ इस तरीके से हर एक पार्ट में ऐसे चला जाएगा। ठीक है, आप इसको अगर पानी डालते ही रहेंगे, ठीक है, तो ये एक लेवल पे आके ऐसे, मतलब इस लेवल तक अगर आपने पानी डाला तो हर एक पार्ट की जो पानी की लेवल है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, ओके, तो पानी जो है दोस्तों वो एक लेवल पे आके रुक जाएगा। मतलब क्या कि आपने ये जो कंटेनर है उसको यहाँ तक फिल किया हुआ है। अब अगर दोस्तों मैं आपसे अगर एक सवाल पूछता हूँ कि ये जो पॉइंट है यहाँ का 1 पॉइंट, ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2, तो ये 1 पॉइंट का प्रेशर और ये 2 पॉइंट का प्रेशर, इसके बारे में अगर आप मुझे बताइए, ऐसे मैंने अगर आपको बोला तो आप क्या बोलोगे कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम ही होगा, क्योंकि इन दोनों की जो हाइट है यहाँ से वो हाइट सेम है, दोनों के अंदर जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी सेम है और जी की वैल्यू भी सेम है, तो यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर सेम ही होगा, ऐसे आप बोलोगे और वो करेक्ट भी है। ठीक है, और ऐसे आप क्यों बोल पा रहे हो, क्योंकि आपने प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम ये कंसेप्ट पढ़ा है, तो यहाँ से आपको समझ में आया कि यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर जो है वो सेम ही होता है, ये कंटेनर के शेप पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन अगर दोस्तों ये जो पढ़ाई आपने की पिछली वीडियो में, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम, ये अगर आपने नहीं की होती, ठीक है, तो आपको इन प्रेशर के बारे में क्या लगता, हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए प्रेशर का फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फोर्स अपॉन एरिया। और यहाँ पे प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, इस लिक्विड की वजह से, तो लिक्विड के वेट का यहाँ पे वेट की वजह से प्रेशर होगा ना, तो फोर्स क्या होगा, वेट अपॉन एरिया। ठीक है, ओके, तो अगर हम इस पॉइंट के प्रेशर के बारे में बात करेंगे, P1 के बारे में, तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, P1 का प्रेशर, यहाँ का जो लिक्विड है उसका वेट अपॉन यहाँ का एरिया। और इस पॉइंट के प्रेशर के बारे में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ का जो लिक्विड है उसका वेट अपॉन यहाँ का एरिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे दोस्तों ये दो प्रेशर के फॉर्मूले के बारे में, तो यहाँ का जो फॉर्मूला, यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है, एरिया बड़ा है, और यहाँ पे लिक्विड कम प्रेजेंट है ना, यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे लिक्विड कम प्रेजेंट है, तो यहाँ पे वेट भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे एरिया बहुत बड़ा है और वेट इस लिक्विड का कम है, तो आपको लगेगा कि यहाँ का जो प्रेशर है वो कम होगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों एरिया कम है और यहाँ पे लिक्विड का वेट ज़्यादा है, तो न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ की वैल्यू ज़्यादा है। मतलब आपको लगेगा कि इस पॉइंट का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है और इस पॉइंट का प्रेशर रिलेटिवली कम है, ऐसे आपको लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा है नहीं, इसलिए इसको पैराडॉक्स बोला गया है। तो फिर दोस्तों ये पॉइंट का प्रेशर और ये पॉइंट का प्रेशर सेम कैसे आ रहा है, हमें तो लग रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा वेट होगा, यहाँ पे कम वेट होगा, लेकिन दोस्तों ये कैसे हो रहा है देखिए, क्योंकि ये इस पॉइंट का प्रेशर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, इस पॉइंट के प्रेशर के लिए दोस्तों देखिए ये जो लिक्विड है, इस पॉइंट के ऊपर का लिक्विड इतना ही रिस्पॉन्सिबल है, इसका उस पर ये जो लिक्विड है
ठीक है। इस लिक्विड को ये कंटेनर सपोर्ट कर रहा है, इस लिक्विड को ये कंटेनर सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ के प्रेशर के लिए ना ये लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है ना ये लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। वैसे दोस्तों इस पॉइंट के प्रेशर के लिए ये लिक्विड रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ दिस लिक्विड एंड अमाउंट ऑफ दिस लिक्विड इज सेम, ठीक है। इसीलिए 1 पॉइंट का प्रेशर और 2 पॉइंट का प्रेशर सेम आ रहा है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा दोस्तों कि शेप, कंटेनर का शेप कोई भी हो, ठीक है, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम जो है ये सिर्फ डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, डेप्थ के ऊपर और जी के वैल्यू के ऊपर, ठीक है। बाकी किसी चीज़ पे ये डिपेंड नहीं करता। मतलब प्रेशर ड्यू टू लिक्विड कॉलम निकालने का ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके। तो दोस्तों जनरली इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में रेयरली पूछते हैं। किस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको सारे बोर्ड के पेपर्स लेने हैं। जब से सिलेबस चेंज हुआ है ना, वहाँ से एक पेपर होता है मार्च में और दूसरा दोस्तों जुलाई में पेपर होता है, ठीक है। ओके, रिपीटर के लिए तो ये मार्च जुलाई ऐसे सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको लेने हैं और हर एक चैप्टर के लिए उसका एनालिसिस करना है। जैसे रोटेशनल डायनामिक्स है, रोटेशनल डायनामिक्स में सारे के सारे जो पेपर्स हैं अभी तक के उनमें कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से दोस्तों आप क्या कर सकते हो कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, वैसे आप प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन ये जो कंसेप्ट है दोस्तों, ये सीईटी एग्जाम या जेई नीट एग्जाम जो है उसको क्लियर करने के लिए सारे कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको दोस्तों कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसमें से बोर्ड के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है आप पढ़ाई करिए। यहाँ पे दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम पास्कल लॉ के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।